दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का दृष्टि द विजन सामान्य ज्ञान के बुक में। दोस्तों पहला हम जो है पहले शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों ये हर प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए आईएएस हो, पीसीएस हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एसएससी हो, सीपी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, चाहे फ्रेंड्स आपका पुलिस यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, ये फ्रेंड्स हर जो है हर आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से, हर जीके सामान्य ज्ञान का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम जो है भारतीय इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया के बारे में, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं पूरा पढ़ता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप पूरा इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हम उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक, ठीक है फ्रेंड्स। तो साहित्यिक स्रोत में देखते हैं, पहला है फ्रेंड्स देखिए ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। वेद, तो वेद के बारे में हम जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। फ्रेंड्स वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ऋग्वेद, फ्रेंड्स ऋग्वेद के बारे में देखते हैं हम। यह प्राचीनतम वेद माना जाता है, ठीक है ना। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। दोस्तों यहाँ से हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। इससे बचकर फ्रेंड्स अगर इससे कहीं अगर ऋग्वेद से क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स इसी में से आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये दृष्टि द विजन का बुक है फ्रेंड्स, बहुत ही बहुत अच्छा से बनाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है ना। वेद को पढ़ने वाले को दोस्तों हम क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद का पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवृत्ति को जो है समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। किस मंडल में? तीसरे मंडल में, ठीक है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वें मंडल में चातुर्वर्ण, ठीक है ना, व्यवस्था का उल्लेख है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नोट क्या लिखा है कि यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, ठीक है। फ्रेंड्स अब देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। दोस्तों इसमें यज्ञों के नियम या विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्मकांडीय वेद किसे कहते हैं, तो यजुर्वेद को कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद जो है दोनों में है, ठीक है। फ्रेंड्स अब देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद को। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित जो है उसे हम क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहलाता है, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, देखिए ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऋषि को होत्री कहते हैं। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं, पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं सामवेद के बारे में। दोस्तों साम का अर्थ गान होता है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद से ही भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति मानी जाती है। इस ग्रंथ में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें मूल रूप से 99 ऋचाएँ ही सामवेद की हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई ऋचाएँ हैं, ठीक है दोस्तों। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। भाई देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। दोस्तों 3 वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई, इसलिए इसे अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारक, ठीक है, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। दोस्तों अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है, ठीक फ्रेंड्स। नोट देखिए, नोट क्या है, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा यानी कि बनाया गया है, ठीक है, कॉलम। फिर देखिए क्या क्या इसमें है, वेद है, संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है, संबंधित उपनिषद है। दोस्तों पहला वेद है ऋग्वेद। देखिए संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी।
संबंधित उपनिषद है ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, यजुर्वेद में शतपथ है और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है और तैत्तिरीय है। ठीक है, संबंधित उपनिषद देख लीजिए कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेताश्वरोपनिषद है और मैत्रायणी इत्यादि। ठीक है, सामवेद देखिए फ्रेंड्स पंचविंश है और षड्विंश है। ठीक है, और संबंधित उपनिषद है छांदोग्य और जैमिनीय। उसके बाद है अथर्ववेद, इसमें है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ और फ्रेंड्स मुंड इसमें है उपनिषद देख लीजिए मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम देखते हैं वेदांग। ठीक है ना दोस्तों, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। कितने? 6। ठीक है, देखिए पहला है शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योतिष, भाग्यफल, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति, निरुक्त, भाषा विज्ञान तथा छंद, चतुष्पदी श्लोक। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 याद रखिए फ्रेंड्स, ये वेदांग हैं। ठीक है ना, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं महाकाव्य के बारे में। दोस्तों, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत प्रमुखतः शामिल हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। दोस्तों याद रखिएगा, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखिए, ये हो गया पहला पेज कंप्लीट। आइए दूसरा पेज देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, अब हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे पुराण। ठीक है दोस्तों, देखिए पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के आदि संकलनकर्ता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। दोस्तों, पुराणों की महत्ता वंशावलियों के कारण है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से तथा वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है क्या कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से और विष्णु पुराण मौर्य वंश से और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आइए उसके बाद हम देखते हैं क्या देखेंगे, हम ब्राह्मणेतर साहित्य देखेंगे। ठीक है ना, देखिए पहला बौद्ध साहित्य दिया है। दोस्तों बौद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ठीक है, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 3 पिटक हैं। ठीक है, देखिए विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक जो है धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। वहीं अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, जो विनय पिटक है वो संघ संबंधी नियम है, संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी शिक्षाओं का। ठीक है, और दोस्तों सुत्त पिटक यह धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है और अभिधम्म पिटक जो है वो दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में भी जानकारी मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित, विस्तार, दिव्यावदान आदि हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये इतना याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों, इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, जब तक ये पूरा कंप्लीट आपका ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आइए देखते हैं जैन साहित्य के बारे में। ठीक है ना, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। दोस्तों याद रखिएगा कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो भद्रबाहु ने की थी। ठीक है ना, तो दोस्तों अब आइए देखते हैं लौकिक साहित्य। ठीक है, इसमें देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या क्या है, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, रचना है, रचनाकार है और विशेष तथ्य हैं। ठीक है ना, यानी कि उसमें क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है अष्टाध्यायी, तो रचनाकार तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, पाणिनि ने की थी। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, मुद्रा राक्षस, दोस्तों इसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। इसमें क्या जानकारी मिलती है, मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है, किसमें, मुद्रा राक्षस में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा है महाभाष्य, अष्टाध्यायी पर टीका, इसका मतलब होता है महाभाष्य। इसकी रचना की थी किसने, पतंजलि ने की थी। और
इसमें जो है पुष्यमित्र शुंग के वंश यानी पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स है कथा सरित सागर, ये जो है सोमदेव के द्वारा लिखा गया है और दोस्तों इसमें जो है मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद है बृहत कथा मंजरी, ये जो है रचनाकार हैं क्षेमेंद्र और इसमें भी मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र, विषय है राजनीति। ठीक है, तो दोस्तों इसकी रचना की थी कौटिल्य ने और इसमें भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी पाणिनि, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, महाभाष्य पतंजलि, कथा सरित सागर सोमदेव, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र और अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी भी बचा है, इसमें देख लीजिए, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नीति सार की रचना कामंदक ने किया था। मालविक, उसमें देखते हैं नीति सार में, नीति सार जो है उसकी रचना कामंदक ने किया था। इसमें गुप्तकालीन राजतंत्र पर केंद्रित किया, इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, इसकी रचना कालिदास ने किया था और इसमें जो है शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स उसके बाद है मृच्छकटिकम, इसका रचयिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है शूद्रक। ठीक है ना, इसमें जो है गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया गया है मृच्छकटिकम में। उसके बाद फ्रेंड्स हर्षचरित, इसकी रचना बाणभट्ट ने किया था और हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। दोस्तों उसके बाद है रामचरित, दोस्तों इसमें जो है इसकी जो रचना है संध्याकर नंदी ने किया था। इसमें जो है बंगाल के पाल शासक रामपाल की जीवन कथा का वर्णन किया गया है। उसके बाद दोस्तों पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना चंद्रबरदाई ने किया था और फ्रेंड्स इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद राज तरंगिणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसकी रचना पूछ लेता है एग्जाम में, इसकी रचना किया था किसने? कलहड़ ने किया था और इसमें कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बताइए इनमें से निम्नलिखित में से किसमें जो है कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है? आपको दे देगा राज तरंगिणी, रामचरित, हर्षचरित, मृच्छकटिकम। दोस्तों तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? राज तरंगिणी। ठीक है ना, जिसकी रचना कलहड़ ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आइए उसके बाद देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो दोस्तों आता ही आता है। दोस्तों देखिए साहित्य है, उसके बाद साहित्यकार। दोस्तों हितोपदेश, इसकी जो रचना है साहित्यकार है वह है नारायण पंडित। हितोपदेश नारायण पंडित। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों किरातार्जुनियम, ठीक है ना, किरातार्जुनियम, इसकी रचना भारवी ने किया था। शिशुपाल वध की जो साहित्य है उसकी जो साहित्यकार है वो है माघ। ठीक है, स्वप्नवास वधता, इसकी रचना जो है भास ने किया था और कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा भुवन कोश की रचना राजशेखर ने किया था। ठीक है ना, उसके बाद है कामसूत्र, इसके जो ठीक है साहित्यकार हैं वो है वात्सायन और ब्रह्म सिद्धांत के जो हैं वो है ब्रह्मगुप्त और उत्तर रामचरित की जो है साहित्यकार हैं वह भवभूति। अमर कोश के साहित्यकार हैं अमरसेन और मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी जो साहित्यकार हैं वो है कालिदास। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर जो है इसके साहित्यकार हैं और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम, इसके भी जो साहित्यकार है वो है आर्यभट्ट हैं। ठीक है ना, इसके आर्यभट्ट हैं। ठीक है, या आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम। मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कालिदास ने इसका रचना किया था। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स यूनान एवं रोम के लेखक, तो दोस्तों पहले हैं हेरोडोटस। ठीक है ना, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका की रचना की थी। याद रखिए दोस्तों, हिस्टोरिका की रचना किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन आए थे? नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ठीक है ना, तो ये 3 लोग आए थे सिकंदर के साथ लेखक। ठीक है, उसके बाद सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनिसियस के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए प्लिनी, दोस्तों इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। दोस्तों उसके बाद देखिए
टालेमी की पुस्तक है जियोग्राफी, और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है। इसने भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स इस सब याद रखिएगा, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। चीनी यात्रियों के विवरण दोस्तों, फाहियान देखते हैं। फाहियान यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका उपनाम था विक्रमादित्य, के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है फाहियान ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखिए वेनसांग है, तो फ्रेंड्स यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था वेनसांग। इसकी रचना सीयू की है। ठीक है फ्रेंड्स, वेनसांग की रचना क्या है, सीयू की। दोस्तों उसके बाद देखिए इत्सिंग, दोस्तों यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। दोस्तों ये तीनों चीनी यात्री हैं, फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स अरब यात्रियों के विवरण देख लेते हैं। अरब यात्रियों में पहला कौन है फ्रेंड्स, अल बरूनी, जिसका उपनाम भी है अबू रेहान। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्वप्रथम एडवर्ड सचाउ ने तहकीक ए हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। किसने, एडवर्ड सचाउ ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए इब्न बतूता, दोस्तों यह मोरक्को का रहने वाला था। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला अरबी भाषा में है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारियाँ देता है। दोस्तों सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इब्न बतूता के बारे में। ठीक है ना, इसकी जो पुस्तक है दोस्तों यात्रा वृत्तांत रेहला है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अरब यात्रियों के बारे में आपको बता दिया दोस्तों, चीनी यात्रियों के विवरण मैंने आपको दे दिया है। ठीक है दोस्तों, और पूरा मैंने यहाँ से लेकर पूरा आपको पूरा पढ़ा दिया यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। हम कहाँ से पढ़ेंगे अब फ्रेंड्स, यहाँ से पूरा तात्विक स्रोत हम पढ़ेंगे, पूरा तात्विक स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।